हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट्स हैं, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, कल प्राइमरी मेमोरी होता क्या है और सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, या मैंने दोनों पढ़ा दिया। क्लियर है। आज हम लोग समझने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी में ये जो मेन मेमोरी है वह कैसे काम करता है। ठीक है। उसके बाद से सीखेंगे हम लोग सीपीयू मेमोरी के बारे में। उसके बाद से हम लोग जानेंगे सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना आप लोग, जिससे आगे चल के आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता ले जाओगे। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये पढ़ाया था कल के क्लासेस में कि कंप्यूटर जो हमारा है, इस कंप्यूटर पे जो भी हम लोग वर्क करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं और जो भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे करते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के किसमें, मेन मेमोरी में। क्लियर है इतना। अब देखो, इसी मेन मेमोरी में इसके दो पार्ट्स बताए जा रहे हैं। क्या, रैम और दूसरा बताया जा रहा है रोम। अब रैम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बाबू जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला हुआ है रोम, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इसका क्या काम है कंप्यूटर में, ये समझते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि कल जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम, कोई एप्स ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही तुरंत क्या होता है, वो प्रोग्राम समझने की कोशिश करना। ये जो हम लोग सिस्टम को ऑन किए और ऑन करने के बाद से जो हमने ऐप ओपन किया, और जो ऐप हम ओपन किए हैं वो बाय डिफॉल्ट तो हमारा होता है प्राइमरी पे, प्राइमरी के मेन मेमोरी पे ही जाता है। लेकिन उसमें भी किस पे जाता है, तो वो जाता है रैम पे। और रैम का नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट रैंडमली क्या करता है, यह मेमोरी उसको एक्सेस कर लेता है। और एक्सेस करने के बाद से जब तक हम उस पर काम करते हैं वह रैम पे ही लोड होता है। किस पे लोड होता है जी, रैम पे ही लोड होता है। और इसीलिए तो देखो आप लोग पढ़ाया गया है कि ध्यान देना। और आप लोग मार्केट में जाते हो तो कई लोग कहते हैं नहीं 4 GB रैम वाला खरीदेंगे, कई लोग बोलते हैं 8 GB रैम वाला खरीदेंगे, कई लोग बोलते हैं नहीं 12 GB रैम वाला खरीदेंगे। क्या मतलब है, मतलब जितना पावर अच्छा रहेगा, ठीक है, सिस्टम पे काम करना भी उतना इजी रहेगा और सही से चलेगा। स्लो हम हमारा काम नहीं करेगा, स्पीड भी अच्छी रहेगी उसकी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, जरूरी है, तब सही से चलेगा, नहीं था नहीं चलेगा। इतना क्लियर है ना। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी एप्स खुले रहते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, वो उसको स्टोर करके रखता है। और जो भी काम करते हैं वह इसी रैम पे काम करते हैं। हाँ, और इसीलिए बोला जाता है कि रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। क्योंकि देखो, इस पे काम करते वक्त कब लाइट चली जाए, कब वो डाटा डिलीट हो जाए, कोई इसका गारंटी नहीं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी। कौन सा मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। मतलब जब तक काम करते हैं तब तक ही उसमें डाटा स्टोर रहता है। काम करना बंद कर दिए या अचानक हमारा पीसी बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो समझ जाओ हमारा डाटा सारा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बचा कौन रहता है, जो सेव रहता है वही बचा रहता है। क्लियर है। चलिए
अब इसमें भी देखो, इसके भी देखो, मुख्य रूप से हमारे कितने पार्ट्स बताए जा रहे हैं? दो। कौन कौन से? एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। मतलब डायनेमिक को बोलते हैं डी रैम, और स्टैटिक को बोलते हैं यस रैम। समझे? ध्यान देना, कई बार आ सकता है। मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या लिख के आ सकता है डी रैम स्टैंड फॉर, यस रैम स्टैंड फॉर। तो क्या बताएंगे? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? मतलब फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं तो आपको फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा, इसका जवाब देना होगा। अब देखो ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखो इसमें भी जो डी रैम है ना, वो हमारा एक प्रकार का अस्थाई रैम है, और जो यह यस है ना, वो अस्थाई रैम है। आपको सर कैसे? तो ध्यान देना। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब क्या होता है? गतिशील। और स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर, अस्थाई। ठीक है ना? अब कैसे, तो समझने की कोशिश करना। मतलब अगर मान लो हम कंप्यूटर को ओपन कर दिए, और कंप्यूटर को ओपन करने बाद से कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया और लिखा मैंने ए बी सी डी और ई, और अगर मान लो हम डी रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका? डी रैम का। तो होता क्या, समझने की कोशिश करना। अगर बीच में से अगर हम डी को हटा दिए, किसी कारणवश हमने गलत लिखा है, या हमको यहाँ पे नहीं रखना था, तो होता क्या है, जैसे ही बीच से डी को हटाते हैं ना, ई वाला क्या करता है, इस जगह को छोड़ देता है, और जो डी वाला जगह उसको स्पेस कवर कर लेता है। मतलब क्यों करता है? क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश होता है। क्या होता है? अब बार बार रिफ्रेश होता है, और इसी कारण जो बाद में हमने जो काम किया है, अभी काम किया और फिर से जो काम कर दिया है, तो जाहिर सी बात, तो वो क्या होगा, डिलीट कब होगा? जब रिफ्रेश होगा तब होगा। इसमें देखते हो ना आप लोग, जब आप ओपन कर देना, कुछ भी ओपन कर देना, कोई सॉफ्टवेयर कुछ लिखना, और बीच से कुछ डिलीट करना, देखना वह स्पेस, वो जो जगह रहता है वो खाली नहीं रहता है। हाँ, नेक्स्ट वाला उसके पास चला आता है। जैसे मान लो इस पहले वाले बेंच पे चार लोग बैठे और बीच से मैंने निकाल दिया किसी को, तो डी ऐसा होता है कि बीच से जैसे निकालेंगे, अगर लास्ट में, तो तुरंत उनका स्पेस ले लेगा, उनका जगह ले लेगा। ठीक है? क्योंकि गतिशील है, ये बार बार रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है, वो जगह तुरंत बदलता रहता है। कब? जब वो जगह मिलेगा तो बदलेगा, नहीं मिलेगा तो जहां पे है वहीं पर रहेगा। और बार बार रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। थोड़ा स्पीड इसकी क्या होती है? स्लो होती है। थोड़ा धीमी गति का है, मतलब बहुत ज्यादा धीरे नहीं काम करता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता ही है। मान लो सुबह से लोग काम करते गए करते गए करते गए, और कभी 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 कर रहा है, एक एक घंटे पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात दोनों में फर्क पड़ेगा। हम किए, एक घंटा आराम किए, फिर से किए, एक घंटा आराम किए, मेरे स्पीड में, और कोई कंटिन्यू कर रहा है, और उसके स्पीड में फर्क पड़ेगा ना। तो यही जरूरी है। तो यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो यस रहा है, मैं कहता ना ऐसा मैं नहीं करूंगा। अगर आपने ए बी सी डी ई एफ लिखा है ना, अगर आप बीच से डी को भी डिलीट कर दे तो मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक वो यूजर ना हटाए, जब तक वो यूजर रिफ्रेश ना करे। ठीक है? तो जब हम चाहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तब हम बैक इसमें दबा के इसको लाएंगे। समझे ना? तो इसीलिए ज्यादातर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? डी रैम का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो इसीलिए जो हम लोग पढ़ने वाले थे, यही तो देखो लिखा रहता है DDR1, DDR2, DDR3। ये रैम के क्या है? टाइप्स है। तो इसमें तो R1 तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 का, 3 का, 4 का। तो ये मैं रैम के टाइप्स पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें भी DDR1 में क्या क्या आता है, वो भी मैं डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, रोम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, रीड ओनली मेमोरी। और आप बताइए नाम से क्या पता चल रहा है? मतलब यह ऐसा मेमोरी है जिसको केवल पढ़ा जा सकता, समझना। यह एक ऐसा मेमोरी है जिसको क्या किया था, केवल पढ़ा जा सकता है।
अब केवल पढ़ा जा सकता है, इसका मतलब क्या समझने की थोड़ा कोशिश करना। मतलब रीड ओनली मेमोरी जो नाम रखा गया है, बहुत ही सोच समझ के नाम रखा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करना। इसको बताया गया एक ऐसा मेमोरी है जो प्रोग्राम के समय ही फिट किया जाता है, और इसमें जो भी डाटा जो प्रोग्रामिंग की जाती है सिस्टम को चलाने के लिए, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए, इसी रैम में वो डाटा स्टोर रहता है, वो प्रोग्राम स्टोर रहता है, जिससे आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। मतलब यूं कह लो, इस हार्डवेयर को चलने के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, वो जो डाटा स्टोर रहते हैं, वो किसमें स्टोर रहते हैं? हमारे रूम में ही होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में ही होते हैं। और जब तक रीड ओनली मेमोरी से इसे काम नहीं करेगा, तब तक हम लोग आसानी तरीके से सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे। आपको सर ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझा रहे हैं। आपके पास, सबके पास फोन है कि नहीं है? आप लोग देखते हो ना, जब भी अपना फोन ऑन करते तो लिखता है पावर बाई एंड्रॉइड, और जो फोन रहता है उस फोन का नाम लिखता है, किस कंपनी का है। अब तो जब ऑन करते हैं तो क्या हमने कहीं सेव करके रखा है क्या? नहीं। मतलब ऑन करते तो आता है कि नहीं आता है? आता है। तो जाहिर सी बात है, जब आ रहा है सामने तो कहीं ना कहीं वो बना है, कहीं ना कहीं वो स्टोर है। तो जब जब ऑन करते तो पावर बाई एंड्रॉइड लिखा रहता है, ये रियलमी, ये जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, वो डाटा कहाँ पे स्टोर रहता है? वो प्रोग्रामिंग करते समय इस रैम में बताया गया, उसके बायोस में स्टोर रहता है। और जैसे जब सिस्टम ऑन करते हैं, जो फोन रहता है वो पावर बाई एंड्रॉइड लिख के उस फोन का नाम आता है, वो पहले से उस रोम में क्या किया जाता है, इनबिल्ड कर दिया गया है, सेटअप कर दिया गया है। और जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो तुरंत दिखाई देता है। सब कुछ छोड़ दो, आप सिस्टम ऑन करते हो ना, जब सिस्टम ऑन करते हो देखो धीरे धीरे कई सारे मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं। अरे ऑन करते हो तो देखिए गेटिंग रेडी कभी आ जाता है, कभी विंडो अपडेट आ जाता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उसको चाह के भी चाहे कि जो लिखा है विंडो गेटिंग रेडी या विंडो, ठीक है, उसको हम हटा दे तो क्या हटा पाओगे? क्या नहीं हटा पाओगे, नहीं एडिट कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि पहले से रोम में क्या होता है, वो स्टोर रहता है। और कब बनाया गया होता है? प्रोग्रामिंग किया जाता है, जब सिस्टम को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसी में सब फिट किया जाता है। तो एक आम यूजर ना उसमें कुछ नहीं कर सकता है, केवल देखेगा, सामने आएगा और पढ़ लेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला गया रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई एडिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा सकता है कि कोई एडिट नहीं कर सकता है, एडिट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग स्टेप है। लेकिन एक आम यूजर की बात करो, एक आम यूजर जैसे रैम में काम कर रहा था, जो भी चेंजिंग करना था कर रहा था, लेकिन रो में ऐसा ऐसा संभव नहीं। क्लियर है ना? चलो, वह है, ये छोड़ दो। सबसे पहले देखते थे हम लोग, स्टार्टिंग में नोकिया फोन आता था, ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता नोकिया, ठीक है। तो बताओ कहीं ना कहीं सेव है ना? वो उसके क्या है, उसके बायोस में, ठीक है, उसके रोम में क्या होता था, स्टोर रहता था, ठीक है। तो इतना समझ जाओ, जो आप फोन चलाते हो या छोटा हो या बड़ा हो या सिस्टम चलाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो एरर आते हैं, जो मैसेज आते हैं, जो डाटा दिखाए जाते हैं, वो हमारे रोम में ही स्टोर रहता है, ठीक है ना। और इसकी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं 10 GB 15 GB डाटा स्टोर कर रखता है, कम डाटा स्टोर कर रखता है, ठीक है, जो सिस्टम को चलाने के लिए लायक हो, बस उससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। और ध्यान दो, अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। इसी रैम रोम में ना एक ऑप्शन आता है, ठीक है, एक चिप आता है जिसे बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस। और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है भाई उसका मतलब? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब होता क्या, समझने की कोशिश करना आप लोग। मतलब बायोस कहता है कि बाबू परेशान मत हो, जब आप सिस्टम को ऑन करोगे या सिस्टम को ऑफ करोगे, इस बायोस में ऐसा प्रोग्रामिंग की गई है कि ये सिस्टम का चेकअप करता है। चेकअप क्या करता है कि सिस्टम जब ऑन हो रहा है तो जितने रिसोर्सेस इसमें लगे हैं सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, समझे ना। और जो ऑफ करते हैं
तो भी ये चेक करता है ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए सिस्टम को जो ऑन करते हैं और जो ऑफ करते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? बूटिंग की प्रक्रिया। और बूटिंग होते समय बायोस ऑन होता है और चेक करता है हमारे सिस्टम को, क्या ऐसा तो कोई ऐसा तो रिसोर्स नहीं है जो सही से काम नहीं कर रहा है। और जैसे सही से काम नहीं करता, एरर के रूप में हमको क्या करता है? मैसेज दे देता है। और वह एरर पढ़ के फिर से सिस्टम को क्या कर लेते हैं हम लोग? सही कर लेते हैं। तो जो एरर लिखे रहते हैं, जो आते हैं हमारे सामने, जो चेक करता है, तो पहले से रीड ओनली मेमोरी में फिट किया गया होता है, बताया गया होता है कि जब हार्ड डिस्क ना काम करे तो कैसा एरर देना है, जब हमारा रैम ना काम करे तो कैसा एरर देना है, जब हमारी ड्राइव्स काम ना करे, अदर कोई ठीक है रिसोर्सेस काम ना करे तो कैसा एरर देना है। तो वही एरर देता है तो उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ के उसको सही कर लेते हैं। अगर वही ना दे तब तो हमको क्या पता सिस्टम में क्या दिक्कत है, तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो सब फिट किस में होता है? हमारे रोम में स्टोर होता है, और रोम में ही होता है। और रोम में ही क्या होता है? बायोस होता है। और इसी बायोस में क्या होता है? पोस्टिंग की प्रक्रिया होती है, जिसे बोलते हैं पोस्ट। और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जब भी पावर को ऑन करते हैं तो क्या करता है? अपने आप को चेक करता है कि हम चलने वाले हैं कि नहीं। अगर चलने वाला है तो आराम से सिस्टम ऑन हो जाता है। अगर चलने वाला नहीं होता है तो कुछ मैसेज आता है एरर के रूप में और सिस्टम ऑन नहीं होता है। जैसे मान लो आज शाम को हम सोए तो सही रहेंगे तभी तो पैदल चलेंगे, आराम से कोई काम करेंगे। और रात में बुखार लग गया तो दवा लाना पड़ेगा, दवा खाएंगे, आराम होगा तब चलेंगे, तब कोई काम करेंगे। तो ऐसे इसका भी है, कोई इसका गारंटी नहीं। जो हम लोग का गारंटी नहीं है कि शाम को सोए तो सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे, ठीक है, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसा सेटअप बनाया गया है कि जब भी सिस्टम ऑन हो या सिस्टम ऑफ हो, तब तुम्हारी यही जिम्मेदारी है चेक करना। चेक करना इसमें कोई ऐसा रिसोर्स तो नहीं है जो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा है तुरंत तुरंत एरर देना। तो एरर पढ़ लेते हैं। मान लो हमारा तबियत खराब हो गया, सोए हैं, गार्जियन आएगा, क्या हुआ? तो बुखार लगा है, तब तो दवा लेके आएंगे लोग। और नहीं बताएंगे तो आराम सोए रहो। तब ठीक है, पूछेंगे तो कई बार पूछेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा तभी उसका इलाज होगा। या तुम खुद जाके इलाज करो या तो दूसरा कोई इलाज करे। इससे में यही है, जब सिस्टम को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं तो जो उसकी बीमारी होती है कि क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है, वो चेकअप कौन करता है? हमारा बायो। और जब सही रहता है तो वही सिस्टम हमारा क्या होता है? ऑन हो जाता है और सही तरीके से हम लोग काम करते हैं। लेकिन वही हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत होती है, कहीं दिक्कत हो सकता है, किसी वायर में, हार्ड डिस्क में, प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत हो जाती है, तुरंत क्या करता है? एरर के रूप में हमको मैसेज दे देता है। उस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो बीमारी का इलाज आपको करना आता है तो करिए, नहीं तो दुकान पे लेके जाइए, वो दुकानदार देखेगा, बनाएगा, सही करेगा, आप इस्तेमाल करिए। समझाया? ठीक है, तो यह होता है हमारा रोग। नहीं समझाया? बोलो। तो यही, ये रोम के बारे में मैंने बताया है। और आप लोग फोन चलाते हो, इस्तेमाल करते हो, फिर भी आप लोग केवल बस रैम चाहिए और जीबी ज्यादा चाहिए। इसके बारे में कहाँ टाइम मिलता है सर्च करें पढ़े। और पढ़ाते तो भी सीरियसली नहीं पढ़ते हैं सब। चलो जो पढ़ाया है इसमें कोई क्वेश्चन है? बताइए। जो भी पढ़ाया हूँ, रोम के बारे में बताया हूँ, कोई क्वेश्चन है इसमें? अब नहीं बोलेंगे सर। चलो मत बोलो जी। क्या है? आइकन? कौन? हमारे वो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहते हैं डाटा जी। मतलब जितने डाटा स्टोर रहते हैं ना, वो हार्ड डिस्क पे स्टोर रहते हैं। जितने आइकन, इमेज, पिक्चर, वीडियो सब, वो आपकी इंटरनल मेमोरी में रहता है। ठीक है। और उस सिस्टम को चलाने के लिए जो प्रोग्रामिंग चाहिए ना, वो रोम में स्टोर रहता है।
वो हम लोग नहीं चला सकते सही सॉकेट को जी। यहाँ पे इसमें नहीं, इसमें ये रैम के टाइप्स हैं, मार्केट में अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट हो लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब यही है कि आप काम करने जा रही हैं, तो कोई काम की ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम की, और बीच में से कोई डाटा हमने डिलीट कर दिया, ये जगह खाली नहीं रखता है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है और इसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। हाँ, डीप हो जाएगा। ठीक है, और ये बार बार रिफ्रेश होने के कारण ऐसा होता है, और इसमें ऐसा नहीं होता, जब हम चाहेंगे तभी हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा जी। आपको पूछो, अब धीरे धीरे पूछ रहे हैं सब, पूछो। यस रैम जी। नेक्स्ट होगा, लेकिन हमको करना पड़ेगा रिफ्रेश। चलो देखो, आगे बढ़ते, इतना सोचो मत, इतना सोचो तो हम परेशान हो जाएंगे। रोम, अब देखो इसमें भी कितने हैं, 3, पीरोम, इपीरोम, ईपीरोम। तो देखो पहले तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर से ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब यह जब याद हो जाएगा ना, तो आपको एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर के बारे में याद करना है। इसका प्रोग्रामेबल याद कर लो, इसका इरेजेबल याद कर लो, इसका इलेक्ट्रिकल याद कर लो, सब जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब होता क्या है, यह काम कैसे करता है और क्यों, इसके 3 टाइप से समझने की कोशिश करना। मतलब पी रोम के बारे में बताया जाता है कि इसमें केवल जो भी प्रोग्राम होंगे उसको केवल हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, व्यू कर सकते हैं, इसमें चाहेंगे तो एडिट नहीं कर सकते, समझे। लेकिन इसके बाद जो आता है ईपी रोम, इसमें बोला जाता है कि व्यू भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो और नए प्रोग्राम स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसके सहारे, इसके लिए डिवाइस बनाए गए हैं, इसे बोलते हैं पैरावैग्निक किरण। मतलब जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, यह कैसे डिलीट होता है, कैसे ऐड होता है, इसमें डिवाइसेस बनाए गए, तो बताया गया है ईपी रोम एक ऐसा रोम होता है जिसमें पैरावैग्निक किरणों द्वारा क्या होता है, डाटा को इरेज किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और नया ऐड किया जा सकता है। और वैसे नेक्स्ट क्या है, ईपी रोम, ये भी क्या होता है, इसमें भी डाटा को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और रीड करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं आप लोग, एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के साथ नया प्रोग्राम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन किससे, विद्युतीय विधि द्वारा। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर कोई कह दे आम यूजर कर सकता है क्या, तो नो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामर करेंगे जो इस मेमोरी को फिट करते हैं, जो रोम को फिट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते समय बनाते हैं, और वही लोग कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। वहां पे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतना ज्यादा हमको नहीं जानना है, काम से मतलब है, इस्तेमाल करना है, आसानी तरीके से हो जाए। क्लियर है सबको। चलिए, इसके बारे में ही पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है यहाँ, देखिए यहाँ पे रोम के बारे में क्या बताया जा रहा है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह कौन सा मेमोरी होता है, अस्थाई और परमानेंटली मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के, देखो सुन लो ये पॉइंट देख लो, मैं अभी जो बता रहा हूँ, कि जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम क्या कर दिए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, और इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और इसीलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है, और अतः रोम नॉन वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहलाता है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो लिखित है। पहला पी रोम, जिसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ईपी रोम, जिसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा थोड़ा
छोड़ दिया गया एक ई के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और कैसे काम करता तो मैंने अभी पढ़ाया है और यही बताया था। चलो इसको पढ़ भी लेते हैं हम लोग। क्या लिखा गया पी रोम के बारे में? पी रोम का पूरा नेम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है और नहीं परिवर्तन किया जा सकता है। फिर से देखो, ईपीरोम कहा जा रहा है, ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पीरोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित डाटा परावैज्ञानिक कीड़ों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित मतलब स्टोर भी किए जा सकते हैं। और जो लास्ट है ईपीरोम, ईपीरोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और एक नई तकनीकी ईपीरोम भी है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विधि से मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम इसमें भी स्टोर किए जा सकते। तो बोलिए यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत भी है क्या? यहाँ पे आ रहा ना जो सेकेंडरी मेमोरी में, पहला आ रहा मैग्नेटिक टैब और दूसरा आ रहा मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक टैब में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं और डिस्क में भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या होता है और इसका क्या मतलब है। देखो, तो मैग्नेटिक टैब है, ठीक है, यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज नहीं हो रहा है, इस समय नहीं हो रहा है। इसका इस्तेमाल पहले मतलब 15-20 साल पहले ज्यादा होता। अब कहाँ पे होता था? तो आप लोग देखे होंगे, रेडियो देखे हो, और पहले देखते थे हम लोग कैसेट लेके आते थे, कैसेट। और जो कैसेट होता था वो प्लास्टिक का होता था, और उसमें रील होते थे, देखे हो, रील होते थे, और उसको क्या करते थे, उसमें लगा देते थे, और रील क्या करता है, वो घूमता था, बोलो, तो धीरे धीरे घूमता था। तो मान लो लोग क्या करते थे, ज्यादातर गांव में रेडियो ज्यादा इसीलिए लाते थे, 10-15-20 जो गाना था आराम से चलाओ सुनते रहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, यह जो हमारा जो टैब था, ठीक है, जो कैसेट था, वो मैग्नेटिक टैब का एक हिस्सा होता था। किसका हिस्सा होता था? मैग्नेटिक टैब का। अब दिक्कत क्या होती थी, समझने की कोशिश करना। मतलब मैग्नेटिक टैब जो डाटा को स्टोर करता था एक सीक्वेंस में करता था, मतलब एक सीक्वेंस में, मतलब जैसे मान लो ये जो कैसेट है इसमें 10 गाना है, कितना गाना है? 10 गाना है। तो दिक्कत यही होती थी कि जो 10 गाना है और 10 में मुझे 5वां गाना बहुत पसंद है, तो दिक्कत यह होती थी कि कहा जाता था नहीं बाबू, 10 तो है, अगर आपको 5वां पसंद है ना, फिर भी आपको पहले को भी टच करना पड़ेगा, दूसरे को भी टच करना पड़ेगा, तीसरे को भी टच करना पड़ेगा, चौथे को भी टच करना पड़ेगा, तब 5वें पे आके होल्ड कर देना और आराम से जितने मिनट का गाना वो आराम से सुन ले। मतलब एक सीक्वेंस का मतलब ऐसा नहीं कि 10 जो डाटा 10 हमारे सॉन्ग स्टोर रहते थे वो एक बार में 5वें पे चले आते थे, नहीं, ऐसा रूल होता ही नहीं था। कहा जाता नहीं ऐसे नहीं चलेगा, उसमें देखो भगाने वाला ऑप्शन आता था, जब पहले ही सुनेंगे दबाते थे, नेक्स्ट होता था, फिर से प्ले होके फिर से नेक्स्ट कर देते थे, फिर से नेक्स्ट कर देते थे, फिर से नेक्स्ट कर देते थे, और जिस गाना को उनको सुनना था तो वहीं पे लाके रोक देते थे। मतलब ऐसा नहीं कहा गया था कि नहीं चारों को सुन लो तभी 5वां सुन रहे, लेकिन इतना कहा जाता है टच करने के बाद मतलब परमिशन ले लो बाबू, अब तुम्हारे पास दिया, उसके पास दिया, उसके पास दिया, मतलब 4 लोग बैठे हैं ना, तो इनके पास हम डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हैं इनसे नहीं कर पाते, मतलब पर इनसे भले बात ना करें, इनको हटाएंगे तब इनको, तब इनको, तब इनके पास जाएंगे। तो वैसे जो डाटा स्टोर होते थे एक सीक्वेंस में स्टोर होते थे, तो कहा जाता नहीं पहले पहले को टच करो तो दूसरे को टच करो तो तीसरे को करो तो चौथे को करो, तो वो 5वां प्ले होगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ जाना है और सही से चलेगा नहीं, और वैसे काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इसीलिए यह थोड़ा सा बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था, और इसमें डाटा भी समझ जाओ ना, एमबी में लगभग 3 से 4 MB तक डाटा ये स्टोर किया जा पाता। अब बताओ, मतलब बहुत ही कम डाटा स्टोर करते थे लोग, और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता था, तो धीरे 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 इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया। अब कहीं कैसेट आपको दिखता है क्या? देखते हो कैसेट लोग चलाते हैं नहीं, सबके पास स्मार्टफोन हो गया है, सबके पास लैपटॉप हो गया है, पीसी हो गया है, एलईडी हो गया है, सब लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलो, ठीक है। तो यह मैग्नेटिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं,
तो प्राचीन में पहले सोचते थे क्या डाटा का स्टोर करने के लिए जी मैग्नेटिक टाइप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसमें जो डाटा स्टोर रहते थे वो प्लास्टिक के शीट पे स्टोर रहते थे, रील में स्टोर होते थे और बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, एक सीक्वेंस में काम करना होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद आया क्या, मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क में फायदा यह हुआ इसमें डिस्क बन के आते थे सर्कल में, और जब ये डिस्क घूमता था तब डाटा हमारा क्या होता था। ठीक है, हम देखते थे, इस्तेमाल करते थे, शो करते थे। अब ये कैसे होता था, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मान लो 10 गाना है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं होती थी। अगर पांचवा हमको पसंद है, बस दबा देते 5 तो पांचवा प्ले हो जाता है। मतलब इसमें एक सीक्वेंस में काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कहा जाता था पहला टच करो, दूसरा टच करो, तीसरा टच करो, चौथा टच करो तो पांचवा सुनो, नहीं। इसमें मनमानी था, पहला सुनो, 10वां सुनना, 10वां सुनो, पांचवा सुनना है, पांचवा सुनो। मतलब तरीका चेंज हो गया और वो एक सीक्वेंस में काम नहीं करता था। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे और उसमें लाया गया क्या, लाया गया हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो शुरुआत में आया था वो आया था फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद क्या आया हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क भी जो आया ना, बहुत टाइम बाद, बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, फ्लॉप नाम ही रखा गया फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, मतलब ज्यादा दिन नहीं चला, उसके 3-4 साल चला, क्योंकि डाटा इसमें भी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते थे लोग। और उसके बाद से आया क्या, हार्ड डिस्क। और जब से आया तब से भी दुनिया में राज कर रहा है। और डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग जैसे डीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कब आया, ठीक है, किस कंपनी के द्वारा आया, यही मैंने लिखवाया और बताया है। और अब इस समय डाटा को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिस्क। और इसमें पहले क्या आया था, फ्लॉपी डिस्क। अब उसका जगह क्या ले लिया, हार्ड डिस्क। अब इसका भी जगह ले लिया एक और, एसएसडी, जैसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, और इससे भी बेटर परफॉर्मेंस ये दे रहा है, इससे भी अच्छा काम कर रहा है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है और नया नया आता जा रहा है और नाम भी चेंज होता जा रहा है। तो शुरुआत में आया था फ्लॉपी, उसके बाद हार्ड डिस्क अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। और आ गया इसमें लेटेस्ट क्या, एसएसडी। देखिए इसका इस्तेमाल अभी लोग कम कर रहे हैं, थोड़ा सा महंगा है और बहुत कम लोग को पता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है थोड़ा सस्ता है और मैक्सिमम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसीलिए लोकल में जब जाओगे ना तो हार्ड डिस्क हर मार्केट में, हर दुकान में मिल जाएगा जहां जहाँ बेचते हैं। लेकिन यही एसएसडी पूछने जाएंगे बहुत कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि बताओ दुकानदार वही तो रखेगा जो कस्टमर खरीदेगा। अब एसएसडी मान लो नया है, बहुत अच्छा चलता है, अब कोई ग्राहक जा ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है। इसीलिए मार्केट की सब तरफ करेंगे, धीरे धीरे 2-4 साल में सब लोग जान जाएंगे इसके बारे में और अच्छे से जान जाएंगे और लगेगा कि नहीं वो इससे बेटर यह काम करता है। ठीक है, थोड़ा महंगा है, ठीक है, और आकार भी छोटा है, पर ये बहुत बड़ा था, उससे छोटा आया, अब इससे भी छोटा आ चुका है। और ये थोड़ा सा स्पीड पे थोड़ा स्लो काम करता था, इसमें इससे फास्ट यह काम करता है, अब इससे भी फास्ट यह काम करता है। ठीक है, और कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हाथ में दिखा दूंगा, तुम लोग हाथ में लेके देख लेना। ठीक है, दिखाने वाला है। ठीक है, आगे जब पाऊंगा ना असेंबल करना तो बता दूंगा। देखिए यही हार्ड डिस्क के बारे में क्या किया गया है, लिखा गया है और बताया गया है। क्या बताया गया है, ध्यान देना। हार्ड डिस्क सही है ना, देखो ये बताया गया है कि हार्ड डिस्क जिसे क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, और एक नॉन वोलेटाइल हार्डवेयर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई। ठीक है, और हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, मतलब परमानेंटली स्टोर करना और पुनः प्राप्त करना होता है। और नॉन वोलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, और देखो बताया जा रहा है, अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, और यह एक कंप्यूटर सीपीयू के अंदर मौजूद रहती है। और डाटा केबल मतलब ये किससे जुड़ा रहता है, ये डाटा मतलब केबल से, जिसे बोलते हैं पाटा, ठीक है, साटा, ठीक है, सीएसआई का उपयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। अब क्या होता है साटा पाटा दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जब असेंबल करना बताऊंगा तो मतलब ये केबल के सारे ही जुड़ा रहता है। चलो इसमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट सीख लेते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क के प्रयोग में आने से पहले क्या आया था, देखो हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क के प्रयोग
में आने से पहले कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने के लिए क्या आया था? फ्लॉपी डिस्क आया था। ठीक है, उपयोग किया जाता था, परंतु यह सिर्फ 3.14 MB तक ही डाटा स्टोर कर सकती थी, बल्कि इसके उल्टा, ठीक है, हार्ड डिस्क कई टेराबाइट डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। और प्रथम हार्ड डिस्क कब आया था? 1956 में आया था। और किस कंपनी द्वारा आया था? डी IBM, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है ना? और क्या नाम रखा था? ठीक है, ठीक है, रेमैक, रैंडम एक्सेस मदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। बस इतना लिख लो, कब आया और क्या नाम रखा गया था और किसके थ्रू आया था, किस कंपनी द्वारा? IBM। ज्यादा छापना नहीं है, कब आया सन लिख लो, किस कंपनी द्वारा आया IBM, और क्या नाम रखा गया था वो बस लिख दे। चलिए फास्ट।